Hello everyone, welcome to the first session of rotational mechanics. Now, a very interesting thing about this chapter is rotational mechanics is something that everyone in the JEE and NEET preparation fears. सबको इस चैप्टर से डर बहुत लगता है. I don't know why, but somehow ये stigma जो है लोगों के दिमाग में है. I want you to understand before we start studying this chapter, you need to make one thing very clear in your mind, and that is that this chapter is not difficult at all. It's not difficult. This chapter expects you to have a very good understanding of mechanics. इससे पहले जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, from vectors to basic calculus to kinematics to laws of motion to friction to circular motion to simple harmonic motion, right? Center of mass, conservation of momentum, and so on. This chapter expects you to have a very good understanding of that. Because if you have a very good understanding of that, इस चैप्टर में एक थोड़ा सा एडिशन होता है कि जब बॉडीज रोटेट करना शुरू करते हैं तो वो पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने पढ़े थे वो हम कैसे अप्लाई करेंगे. क्योंकि इसके पहले की जो मैकेनिक्स थी सेंटर ऑफ मास तक, वो सारी मैकेनिक्स जो है बात किया करती थी उन पार्टिकल्स की जो पार्टिकल पॉइंट पार्टिकल हुआ करते थे. यानी कि हम कोई भी डायमेंशन का हमें कोई ऑब्जेक्ट दे दिया गया हो, हम उसे एक पॉइंट मास मान करके चलते थे. इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है, दैट विल बी कॉल्ड एज रिजिड बॉडी. एज द वर्ड सेज रिजिड बॉडी, बॉडी रिजिड है यानी फ्लेक्सिबल नहीं है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजिड बॉडी? एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करता हूं. लेट मी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मार्कर. अगर मैं इस मार्कर, इस रेड मार्कर की बात करूं तो एक रिजिड बॉडी है. कैसे? क्योंकि इस बॉडी को मैं बेंड नहीं कर सकता, इनके बीच की कोई डिस्टेंस में बदल नहीं सकता. खींचूंगा, नहीं खींचेगा. कंप्रेस करूंगा, नहीं कंप्रेस हो रहा. अभी बेंड करने की कोशिश कर रहा हूं, बेंड नहीं हो रहा. राइट? ये पर्टिकुलर बॉडी रिजिड बॉडी मानी जाएगी क्योंकि रिजिड है. ये डेफिनेशन होती है एक. दूसरा, यू कैन इमेजिन कि आप एक ग्लास में पानी लो और उस पानी को, ग्लास को थोड़ा सा पोर करने की कोशिश करो. यू विल सी कि पानी फ्लो करना शुरू हो जाएगा. दैट इज नॉट कॉल्ड एज रिजिड, इंस्टेड इट इज कॉल्ड एज फ्लूइड. राइट? सो ये एक फिजिकल डिफरेंस हुआ दो बॉडीज के बीच में. रिजिड बॉडी की टेक्निकल डेफिनेशन में अगर हम जाना चाहेंगे तो रिजिड बॉडी की टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है? बिफोर आई प्रोनाउंस दिस एंड से इट टू यू, हिंदी में समझा देता हूं. रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसमें किसी भी दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस नहीं बदलेगी. अ बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट, वो नहीं बदलेगा. चलिए आपके सामने एक एग्जांपल रख के देखते हैं. ये एक ब्लॉक है और इसको मैंने स्प्रिंग से कनेक्ट किया है इस तरीके से, और एक ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है. नाउ क्या ये सिस्टम एक रिजिड बॉडी है? सोच करके देखना. इज दिस सिस्टम अ रिजिड बॉडी? पॉज करो, दिमाग लगाओ, कम बैक. द आंसर इज नो. बिकॉज अगर आप इस पर्टिकुलर सिस्टम पे कोई भी दो पॉइंट लेंगे, लेट्स से मैंने एक पॉइंट ये ले लिया पॉइंट 1 और ये पॉइंट ले लूं मैं पॉइंट 2, तो मैं इन दो पॉइंट्स की डिस्टेंस को बदल सकता हूं. स्प्रिंग को आप कंप्रेस कर दो. तो जैसे मैंने इसको होल्ड करके रखा, ऐसे ही रखा, और स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस करके दूसरे ब्लॉक को यहां लाके रख दिया. तो अब ये सेकेंड पॉइंट मेरा यहां आ चुका है और ये रहा फर्स्ट पॉइंट. Has the distance between the two particles changed? Earlier this was the distance, now this is the distance. यानी कि दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बदल चुकी है. ये एक रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल नहीं है. रिजिड बॉडी क्या होता है? अ बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स विल नॉट चेंज. डेफिनेशन लिख लीजिए, एंड इफ यू राइट द डेफिनेशन, लिख लेना. Rigid body is defined as a system of particles in which distance between any two particles remain constant. Rigid body is defined as a system of particles in which distance between any two point remains constant.
ठीक है, हमें ये डेफिनेशन हमें लिखनी है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पर एक रिजिड बॉडी ले रहा हूं। अब मैं तुम्हें कह दे रहा हूं कि एक रिजिड बॉडी है, मैंने यहां पर स्पेसिफिकली आपको बोला है ये रिजिड बॉडी है, एंड दिस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी इज इन मोशन, ये मोशन में है, ये ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, यानी कि ये लीनियरली भी ट्रैवल कर रहा है और ये घूम भी रहा है। तो देख लेते हैं, कोई भी दो पार्टिकल मैं कंसिडर कर रहा हूं। दिस इज माय फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस इज माय सेकेंड पार्टिकल। ये फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी को मैंने कुछ ऐसे दिखाया, इसे मैंने इस तरह से दिखाया एज v1, और सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी को मैंने ऐसे दिखाया, इसको मैंने दिखाया एज v2। ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है जिसके दो पार्टिकल्स की मैंने इंडिविजुअल वेलोसिटी बता रखी है। अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, लेकिन इसके दो इंडिविजुअल पार्टिकल की मैंने वेलोसिटी बता रखी है। नाउ इफ वी गो बाय द डेफिनेशन दैट वी हैव अंडरस्टूड कि रिजिड बॉडी में किसी भी दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस नहीं बदल सकती, कांस्टेंट रहेगा, तो यहां से हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, चलिए देखते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में ये लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं इस तरीके से। लेट्स इमेजिन कि ये एंगल हमें θ1 दे रखा हुआ है और ये एंगल हमें θ2 दे रखा हुआ है। अब ये दो पार्टिकल की इंडिविजुअल वेलोसिटी है, और एक एलिमेंट ऑफ डाउट आ सकता है मन में कि सर तो बोल रहे हैं रिजिड बॉडी है, पार्टिकल की इंडिविजुअल वेलोसिटी है, तो कहीं पार्टिकल एक दूसरे से दूर ना चले जाए। बट अगर मैंने आपको बोला है ये रिजिड बॉडी है, तो पार्टिकल एक दूसरे से ना ही दूर जा सकता है और ना ही पास आ सकता है, उनके बीच की डिस्टेंस नहीं बदलेगी। उस अंडरस्टैंडिंग को लेकर के अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसको हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये v1 और v2 वेलोसिटी को रिजॉल्व कर रहा हूं। अगर v1 v2 को रिजॉल्व करूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा v1 cos ऑफ थीटा, और यहां पर मुझे मिलेगा v1 sin ऑफ थीटा। चलिए मैंने इन दोनों को रिजॉल्व कर दिया। अब ये v2 को रिजॉल्व करता हूं। यदि मैं v2 को रिजॉल्व करूं तो यहां पर मुझे मिलेगा v2 cos ऑफ थीटा। अच्छा, ये θ1 है और ये θ2 है, और दूसरा रेजोल्यूशन मुझे देगा दिस इज गोइंग टू बी v2 sin ऑफ θ2। इस तरीके से मैंने वेलोसिटीज को रिजॉल्व कर लिया है। अब इसको बेहतर समझने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहां पर मैं बना देता हूं। आप अगर देखेंगे तो आपका ये पॉइंट 1 था एंड दिस इज योर पॉइंट 2, और क्या क्या वेलोसिटीज है हमारे सामने। एक वेलोसिटी हमारे सामने ये विच इज v1 cos of θ1, and then I have velocity this which is v1 sin of θ1. बढ़िया। Then this particle, this was the first particle. The second particle has a velocity this which is given by v2 cos of θ2, second particle. That's the first particle. This is the second particle. And then it has another velocity which is v2 sin of θ2. Now, यदि ये रिजिड बॉडी है तो इसका मतलब क्या है कि ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस शुड रिमेन कांस्टेंट, और अगर ये डिस्टेंस को कांस्टेंट रखना होगा तो इसका मतलब v1 cos θ1 और v2 cos θ2 को सेम होना बहुत जरूरी है। If this distance has to remain constant, what does this imply? What does this imply? This implies that v1 cos of θ1 should be equal to v2 cos of θ2। ये चीज हमको यहां से समझ में आई, क्योंकि अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे जाता और ये 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे जाता, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, यानी कि ये इससे 3 मीटर पर सेकंड से दूर जा रहा है, यानी ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, ये डिस्टेंस लगातार बढ़ता जाएगा और हमारा डिस्टेंस नहीं बढ़ना चाहिए। एंड हेंस v1 cos θ1 is equal to v2 cos θ2, first understanding. But does that mean कि ये दो वेलोसिटी सेम हो? Not necessarily, not necessarily। यहां पर एक और चीज लिख देते हैं, v1 sin θ1 may not be equal to v2 sin θ2। ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं,
ये 5 मीटर पर सेकंड से जा सकता है और ये 2 मीटर पर सेकंड से जा सकता है। यहां पर v1 cos थीटा 1 और v2 cos थीटा 2 को तो हमने सेम बोल दिया, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो ये दो जो वेलोसिटीज है वो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रोटेट कराएगा। इमेजिन करने की कोशिश करो, मैं कोई भी यहां पर एक आपने सर्कुलर मोशन पढ़ रखा हुआ है, तो मान लो अगर ये कोई पॉइंट कंसिडर करूं तो मुझे दिख रहा होगा कि इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं एक ऐसे एक्सिस पास करूं तो इस पॉइंट के अबाउट दिस होल थिंग विल रोटेट। तो यहां पर हमें दिखना शुरू हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर सिस्टम विल rotate, and it will rotate because of v1 sin theta 1 and v2 sin theta 2. It will rotate. यहां से आता है हमारा रोटेशनल मैकेनिक्स, इसीलिए हमें रिजिड बॉडी को डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रिजिड बॉडी किस तरह की मैकेनिक्स फॉलो करती है? इट डज नॉट just follows the particle mechanics जो आज तक हमने पढ़ा था। No, not just particle mechanics, but it will follow rotational mechanics, जहां पर दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, however हमारा सिस्टम रोटेट कर सकता है। This is the understanding of a rigid body. The fundamental definition is the distance between two particles should remain constant. However, the system can rotate. यानी कि यहां पर हमारा ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी रोटेट कर सकता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब जानते हैं, तो यहां से हमारी जो मोशंस हमने पढ़ा था अभी तक, वो मोशन नए तरह के मोशंस उसमें ऐड होने वाले हैं। तो 3 तरह की मोशन हम पढ़ने वाले हैं। यहां पर मैं सिर्फ लिस्ट कर रहा हूं, उन तीनों मोशन को हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे, इंडिविजुअली पढ़ेंगे। द फर्स्ट काइंड ऑफ मोशन दैट यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस विल बी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। सेकेंड मोशन आपके सामने आएगा विच विल बी कॉल्ड एज प्योर रोटेशनल मोशन। और थर्ड आपके पास आएगा कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। इसके बाद आपके सामने आएगा एक कंबाइंड मोशन। फर्स्ट केस में बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या होता है? ये एक पार्टिकल है इस तरह का, ये मार्कर है, ये ऐसे ट्रैवल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, प्योर ट्रांसलेशन। सेकेंड, प्योर रोटेशन। यहां से सेंटर से मैंने पकड़ लिया है और ये घूम रहा है। दिस इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर। दिस इज कॉल्ड एज प्योर रोटेशनल। कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ये जो है ऐसे ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। देख रहे हैं, ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। इसी को जो है रोलिंग भी कहा जाता है, बट वो बहुत बाद में आने वाला कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी जस्ट इसके बाद हम इनको इंडिविजुअली समझेंगे और इसको सबसे आखिरी में समझेंगे। ठीक है, सो काइंडली प्लीज आप इसको नोट कर लो। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि प्योर ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है और प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत है। मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, आप इसको नोट कर लेंगे। लिखिए डेफिनेशन। राइट डाउन। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन if the displacement of each particle is same during any time interval. लिखिए, a body is said to be in pure translational motion if the displacement of each particle is same during any time interval. एक बॉडी को हम कहेंगे कि वो प्योर ट्रांसलेशन में है if अगर हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वक्त के साथ सेम होता है। समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से आपका ये एक ब्लॉक है, ये टाइम t इक्वल टू t1 पे यहां पर है और ये इस तरह से ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब t इक्वल टू t1 पे यहां पर है, मैं यहां पर 3 पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, ये वाला एक पॉइंट लिया। सो दैट इज माय फर्स्ट पॉइंट विच इज पॉइंट 1।
मैं दूसरा पॉइंट यहां पर ले रहा हूं विच इज पॉइंट 2 एंड मैं तीसरा पॉइंट लेट्स से यहां पर ले लेता हूं, चलो 2 ही पॉइंट ले लेते हैं। नाउ दिस इज t इक्वल टू t1, ये ब्लॉक आगे जा रहा है, सो आफ्टर सम टाइम ये ब्लॉक कहीं यहां पर पहुंच चुका है इस तरीके से, ठीक है, वक्त बदल चुका है। दिस वॉज t इक्वल टू t1, अब यहां पर वक्त हो रहा है t इक्वल टू t2। मेरा सेकेंड वाला पार्टिकल ये रहा और मेरा फर्स्ट वाला पार्टिकल ये रहा। देखते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल ने कितना ट्रैवल किया है। अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वाले पार्टिकल ने कितना ट्रैवल किया होगा। दिस इज द ट्रैवल ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल विच इज a, ये मेरे फर्स्ट पार्टिकल ने ट्रैवल किया। सेकेंड वाले पार्टिकल ने कितना ट्रैवल किया, दिस इज द ट्रैवल ऑफ माई सेकेंड पार्टिकल कॉल्ड एज b। फर्स्ट वाले पार्टिकल ने t इक्वल टू t1 से t2 तक इस टाइम इंटरवल में a डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेकेंड वाले पार्टिकल ने b डिस्टेंस ट्रैवल किया, और रिजिड बॉडी है ये और प्योर ट्रांसलेशन मोशन है। प्योर ट्रांसलेशन मोशन की कंडीशन क्या थी, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल इन एनी टाइम इंटरवल रिमेन सेम, यानी कि a शुड बी इक्वल टू b, a शुड बी इक्वल टू b। ये हुआ आपका प्योर ट्रांसलेशन, यानी कि पॉइंट 1 ने जितना ट्रैवल किया होगा आपके पॉइंट 2 ने उतना ही ट्रैवल किया होगा, क्योंकि अगर 1 2 से ज्यादा ट्रैवल कर जाएगा तो ये बॉडी रिजिड ही नहीं रह जाएगी। एंड हेंस इन दिस केस ये दोनों का डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू रिमेन सेम, एंड दिस इज टर्म्ड एज प्योर ट्रांसलेशन मोशन। चलिए इसके बारे में लिखते हैं, इसके बारे में लिखिए। Write down the definition first. A body is said to be in pure rotational motion if the perpendicular distance of each particle remains constant from a fixed point or axis. एक बार फिर रिपीट करता हूं। A body is said to be in pure rotational motion if the perpendicular distance of each particle remains constant from a fixed line or fixed axis or point. Let's imagine a case, यहां पर मैंने ब्लॉक लिया था, यहां पर मैं लेना चाहता हूं कि यहां पर मैं ले लेता हूं एक रैंडमली एक बॉडी ले लिया मैंने, और मैंने आपसे कहा दैट दिस बॉडी इज रोटेटिंग, ये घूम रहा है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यू कैन इमेजिन इट दिस वे that this is the axis of rotation. तो क्या कहते हैं, the every single point on the particle will have a fixed distance from the axis of rotation, यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये घूमेगा, बट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने जो है दिस इज इमेजिन दैट दिस इज t इक्वल टू t1, लेट्स इमेजिन दिस इज t इक्वल टू t2, और ये घूम चुका है, तो आपका ये शेप कुछ ऐसा हो चुका है, इस तरह से शेप हो चुका है। आपका ये वाला पॉइंट फिक्स्ड है, ये वाला पॉइंट आपका फिक्स्ड है। तो अगर आप देखेंगे किसी भी दो पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, पहले मैं ये वाला पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा हूं, कुछ यहां पर था ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, लेट्स से दिस इज पॉइंट 1, और ये पॉइंट रोटेट होकर के अब यहां चला गया, सो दिस इज पॉइंट 1 अगेन। दूसरा मैं ये वाला पॉइंट ऑब्जर्व कर रहा हूं, दिस इज पॉइंट 2, और ये पॉइंट अब रोटेट करके आ चुका होगा यहां पर, दिस इज पॉइंट 2। हुआ क्या है, एक चीज का ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस, दिस इज द एक्सिस, इसके थ्रू एक्सिस पास हो रहा है और ये घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग, ये घूम रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ब्लू पॉइंट। सो इन दिस केस दिस डिस्टेंस, this is the perpendicular distance ना, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर यहां पर अगर ये a है तो यहां भी आफ्टर रोटेशन भी ये a ही होगा। ये अगर b है तो आफ्टर रोटेशन भी ये b ही होगा। हुआ क्या है कि द डिस्टेंस ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी इंटरवल ऑफ द मोशन। आप कोई भी इंटरवल पकड़ लो, ये डिस्टेंस a ही होगा। तो हो क्या रहा है यहां पर
कि ऐसे, ये पहले ऐसे था, अभी घूम के ऐसे हो गया, बट पहले भी डिस्टेंस इतना था और अभी भी डिस्टेंस इतना है। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर रोटेशनल मोशन हुआ है। तो अब मैं चाहूंगा कि आप जो है इसको नोट कर ले और इसको नोट कर ले, बिकॉज अब हम इक्वेशन लिखने वाले हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन के इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, कौन से इक्वेशन, काइनेमैटिकल इक्वेशन, और रोटेटरी मोशन के इक्वेशन किस तरीके से लिखे जाएंगे। तो प्लीज इसको नोट कर लो। Having understood what is pure translation and pure rotation, it's time that we write down the kinematical equations for both. तो मैं प्योर ट्रांसलेशनल के लिए काइनेमैटिक इक्वेशन लिखना चाहता हूं। कोई भी एक पार्टिकल कंसिडर कर लेना। ये पार्टिकल आपका आपका जो है ये पर्टिकुलर ब्लॉक था आपका, और दिस वाज t equal to t1 and this block is here and this is called t equal to t2. अब इसमें अगर मैं ये पॉइंट देखता हूं फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं देखूं तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट इज लेट्स से x और लेट्स से द डिस्प्लेसमेंट इज s। और अगर मैं इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास देखूं, लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ मास cm, सो यहां पर आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास cm। तो सेंटर ऑफ मास का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा s सेंटर ऑफ मास। और सिंस ये ट्रांसलेटरी मोशन में हर एक पार्टिकल इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो मैं यहां पर बड़ी आसानी से कह सकता हूं दैट s इज इक्वल टू SCM। यानी कि यहां क्या समझ में आता है, प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में आपको इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सेंटर ऑफ मास की स्टडी करने की जरूरत है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, बिकॉज सेंटर ऑफ मास प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में जितना ट्रैवल करेगा उतना ही हर एक पार्टिकल ट्रैवल करेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जो है यहां पर काइनेमैटिकल इक्वेशंस कैसे आएंगे। सबसे पहला इक्वेशन हमारे सामने क्या आता है, s displacement of center of mass is equal to initial velocity of center of mass t plus half acceleration of center of mass into t square। ये हमारे सामने आ जाएगा, राइट। displacement of center of mass, initial velocity of center of mass और acceleration of center of mass। similarly velocity of center of mass v is equal to u center of mass plus acm into t। similarly velocity of center of mass का square is equal to UCM square plus 2 ACM dot SCM। तो ये तीन इक्वेशन हमारी आ गई। What are we dealing with in this case? We are dealing with displacement of center of mass, velocities of center of mass, and we're dealing with acceleration of center of mass. Let us see how we are going to deal with this in case of pure rotation. Let's say ये आपका axis of rotation है और t equal to t1 पे आपका ये पार्टिकल यहां पर था, दिस वाज पार्टिकल 1 जिसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और यू कैन से दिस इज t इक्वल टू t1। अब ये रोटेट हो रहा है, दिस इज गोइंग टू रोटेट, ये घूम करके यहां पर आ गया और ये डिस्टेंस नहीं बदलेगा, क्योंकि प्योर रोटेशन में कंडीशन क्या था कि आपका ये जो है फिक्स्ड पॉइंट या एक्सिस है, और इस फिक्स्ड पॉइंट या एक्सिस के अबाउट किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस वक्त के साथ नहीं बदलता। तो ये अगर आपका मैं मान लू r, तो ये रोटेट होकर के फाइनली ये पॉइंट कहीं यहां पर आ चुका है, दिस इज t इक्वल टू t2, राइट। तो इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसमें कोई सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, यहां पर इस पार्टिकल ने परफॉर्म किया है सर्कुलर मोशन, यहां पर पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया है, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट s नहीं लिखा जाएगा, यहां पर डिस्प्लेसमेंट को लिखा जाएगा इस तरीके से, दिस विल बी टर्म्ड एज थीटा। और जब आप थीटा की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा और अल्फा आ जाएगा। आई होप सर्कुलर मोशन पढ़ने की वजह से आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है और अल्फा क्या होता है। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। यू कैन हैव ओमेगा इनिशियल, यू कैन हैव ओमेगा फाइनल। अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां पर हम इक्वेशन लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ओमेगा इनिशियल t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिमिलरली
ओमेगा फाइनल is equal to omega initial plus alpha into t. V is equal to u plus at. Finally, we have omega final का square is equal to omega initial का square plus twice alpha dot theta. V square is equal to u square plus 2as. Displacement, linear displacement, angular displacement. Linear velocity, angular velocity. Linear acceleration, angular acceleration. तो ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गई. जैसे यहां पर कोरिलेशन चला करता था कि यहां पर वी कैन डिफाइन v इज इक्वल टू ds by dt. यहां पर वी कैन डिफाइन a इज इक्वल टू dv by dt. Similarly, यहां पर वी कैन डिफाइन ओमेगा इज इक्वल टू d theta upon dt. And similarly, यहां पर we can define alpha is equal to d omega by dt. ये हुआ calculus approach और instantaneous velocity and acceleration लिखने का तरीका. प्लीज इसको नोट कर लो. चलिए, यहां पर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व. तो मैं आपके सामने क्वेश्चन ओरली बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं, सुन करके अच्छे से लिख लेना. लिखो पहला सवाल. द मोटर ऑफ एन इंजन is rotating about its axis with an angular velocity of 100 revolution per minute. फिर से बोल रहा हूं. The motor of an engine is rotating about its axis with an angular velocity of 100 revolution per minute. Full stop. It comes to rest in 15 seconds. It comes to rest in 15 seconds, comma, after being switched off. After being switched off, full stop. Assuming constant angular deceleration, comma, calculate the number of revolutions made by it before coming to rest. Calculate the number of revolution made by it before coming to rest. क्वेश्चन लिख लो और पॉज करो वीडियो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो. आंसर बता दे रहा हूं, 12.5 रेवोल्यूशन आंसर आना चाहिए. 12.5 रेवोल्यूशन. देखेंगे ये क्वेश्चन आरबीडी का नहीं है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स है ही नहीं, रोटेशनल मैकेनिक्स है ही नहीं. ये क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का. बट बिफोर यू एंटर इनटू रोटेशनल मैकेनिक्स तुम्हें सर्कुलर मोशन बड़े अच्छे से आना चाहिए. तो अब पॉज करो, सॉल्व करो, कम बैक. आई होप आपने इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर लिया है. अब मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं. क्वेश्चन में बोला गया मोटर ऑफ इंजन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस with an angular velocity of 100 revolution per minute. आपका मोटर जो है वो ओमेगा इज इक्वल टू 100 रेवोल्यूशन पर मिनट से रोटेट कर रहा है. ठीक है. और क्या बोल रखा है हमें, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रखा है इट कम्स टू रेस्ट. अच्छा, इट कम्स टू रेस्ट इन 15 सेकेंड्स. कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या है, डिसेलरेट हो रहा था तभी तो रेस्ट पे आया. तो ये हो गया आपका ओमेगा इनिशियल और आपका ओमेगा फाइनल क्या हो गया, इट इज 0 रेवोल्यूशन पर मिनट. ठीक है, बहुत बढ़िया. अज्यूमिंग कांस्टेंट डिसेलरेशन. अच्छा, यहां पर बोला गया है कांस्टेंट डिसेलरेशन. जो भी डिसेलरेशन यानी कि रिटार्डेशन, वो कांस्टेंट है. फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट. यानी कि रेस्ट पे आने से पहले इसने कितने रेवोल्यूशन परफॉर्म किए, हमें ये जानना है. यानी कि रेवोल्यूशन क्या है, रेवोल्यूशन इज रिप्रेजेंटिंग द एंगुलर मोशन. एक रेवोल्यूशन मतलब थीटा इक्वल टू 2 पाई और 360 डिग्री. 2 रेवोल्यूशन मतलब थीटा इक्वल टू 4 पाई और 720 डिग्री. सो रेवोल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, रेवोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है कि एंगुलर मोशन कितना हुआ. तो ये पूछ रहा है कि रेस्ट पे आने से पहले कितना रेवोल्यूशन इसने लिया. यानी टेक्निकली ये तुम्हें पूछ रहा है कि रेस्ट पे आने से पहले मोटर कितना घूमा, उसका एंगुलर मोशन कितना हुआ. ये हमें बताने की जरूरत है. बहुत ही सिंपल काइनेमैटिक्स यहां पर लगने वाली है जो आप यहां पर बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हो. सबसे पहली चीज, हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दे रखा हुआ है और बोला है कांस्टेंट डिसेलरेशन है, बट उसकी वैल्यू नहीं पता. तो कांस्टेंट डिसेलरेशन निकाल लो. आई कैन राइट ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी विच इज द टाइम इंटरवल. ओमेगा फाइनल 0 है, ओमेगा इनिशियल 100 रेवोल्यूशन, ध्यान रखना रेवोल्यूशन पर मिनट, यूनिट्स का ध्यान रखना, प्लस अल्फा मुझे निकालना है टाइम
एक दिमाग लगाने वाली चीज यहां पर यह है कि यहां मिनट दिया है तो मैं टाइम को भी मिनट में लिखूंगा, मिनट में लिखूंगा तो 15 सेकंड कितना हो जाएगा, 15/60 मिनट। इस तरीके से मैंने निकाल लिया। तो यहां से मुझे पता चलेगा दैट अल्फा इज इक्वल टू 100 माइनस साइन के साथ इंटू 100 इंटू 60/15 रेवोल्यूशन पर मिनट का स्क्वायर। सो यहां से आ जाएगा 4। सो अल्फा इज इक्वल टू -4 रेवोल्यूशन पर मिनट का स्क्वायर। अब यहां पर अल्फा देख रहे हो आप, नेगेटिव आया हुआ है। यहां पर अगर अल्फा नेगेटिव आया है, दिस नेगेटिव साइन इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट डिसेलरेशन, यानी कि यहां पर फिनोमेना जो हो रहा है वो डिसेलरेशन फिनोमेना हो रहा है, वो बता रहे हैं। बट इस क्वेश्चन में अल्फा नहीं निकालना, इस क्वेश्चन में हमें थीटा निकालना है। सो अब दूसरा फॉर्मूला हमारे सामने आ सकता है, दैट विल बी कॉल्ड एज ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा इनटू डेल्टा थीटा। और ये डेल्टा थीटा हमें निकालना है, ये हमें निकालना है कितना घूमा वो। चलो वैल्यू डाल देते हैं। आई हैव गॉट 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल 100 है, यूनिट्स का ध्यान रखूंगा, 100 रेवोल्यूशन पर मिनट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा कितना है मेरे पास, अल्फा इज -4 रेवोल्यूशन पर मिनट का स्क्वायर इनटू डेल्टा थीटा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, वी एंड अप गेटिंग, इसको यहां ले आओ, ट्वाइस इंटू 4 रेवोल्यूशन पर मिनट का स्क्वायर इंटू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर इंटू रेवोल्यूशन स्क्वायर अपॉन मिनट स्क्वायर। यूनिट को भी मैं प्रॉपरली कट कर रहा हूं, यहां से मिनट स्क्वायर कट कर दो, एक रेवोल्यूशन यहां से चला गया। वी एंड अप गेटिंग दैट डेल्टा थीटा in terms of revolution is 100 multiplied by 100 the whole upon 2 4s are 8। तो यहां पर वैल्यू कितना निकल कर आ रहा है, वी एंड अप गेटिंग इट एज, आपने 8 को यहां 12.5 से कट कर दिया तो आपको, अच्छा ये रेवोल्यूशन तो यहां रह जाएगा। सो वी एंड अप गेटिंग डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1250 रेवोल्यूशन, यानी कि रुकने से पहले 1250 रेवोल्यूशन वो ले चुका है। मैंने जो आपको आंसर दिया, आई थिंक किताब में आंसर जो है वो गलत मेंशन्ड है, 12.5 आंसर दिया था जो कि मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया। However, that is not the case. We have calculated it. It turns out to be 1250 revolution that it has performed before coming to stop. कॉपी कर लो इसको। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, ओरली बोलने जा रहा हूं। द क्वेश्चन सेज, starting from rest, a fan takes 5 seconds to attain the maximum speed of 400 rpm. I'll come again. Starting from rest, comma, the fan takes 5. Starting from rest, the fan takes 5 seconds to attain the maximum speed of 400 rpm. rpm क्या होता है? Revolution per minute. Revolution per minute. Full stop. Assuming constant acceleration, comma, find the time taken by the fan in attaining half the maximum speed. Assuming constant revolution, find the time taken by the fan in attaining half the maximum speed. Now this is one question that I'm leaving up to you, जो तुमको immediately pause करके solve करना है। मैं solve नहीं कर रहा, मैं आंसर बता दे रहा हूं। The answer is 2.5 seconds. I hope the answer is correct, which is written over here. The answer is 2.5 seconds. So you'll pause and you'll solve it and you'll make sure कि तुम्हारा आंसर आए, and hopefully 2.5 second तुम्हारा आंसर आए and you get it correct. अब हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं। पहले उसके पहले आप ये क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कर लो और उसके बाद वो इंटरेस्टिंग चीज हम चेक करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और यहां से टेक्निकली रोटेशनल मैकेनिक्स की प्रॉपर शुरुआत होती है। हम लिखना सीखेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखा जाता है, कि यदि कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। बट बिफोर वी वेंचर इनटू दैट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, जो हमने बचपन में पढ़ रखा है। सो लेट मी फर्स्ट मेक यू रिवाइज कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे।
ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? आज तक जो आप पढ़ते आ रहे थे वही ट्रांसलेशनल मोशन होता है, सारा का सारा पार्टिकल जो है बराबर ट्रैवल करता है। सो आपके पास ये ब्लॉक है इस तरीके का जिसका मास m है और ये ब्लॉक जो है वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो आप बड़ी आसानी से इसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे kT। मैं kT क्यों बोल रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी कौन सा? ट्रांसलेशनल, इज इक्वल टू हाफ mv²। बड़ी आसानी से आपने इसको लिख दिया हाफ mv², परफेक्टली फाइन। बट द क्वेश्चन इज, क्या वो हाफ mv² यहां पर अप्लाई किया जा सकता है कि? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस केस। द आंसर इज नो। अगर आप सोचेंगे कि आप इसको लिख देंगे हाफ mv², सो मैं आपसे कहूंगा कि बॉस आप गलत हो। कैसे समझना? सी, ये बॉडी जो है, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं दैट दिस बॉडी इज रोटेटिंग विथ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये जो पॉइंट है ना ये फिक्स्ड है, मान के चलो ये फिक्स्ड है, यानी कि हम प्योर रोटेशन के बारे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हाफ mv² में क्यों नहीं लिख सकता हूं? बिकॉज इसमें हर पार्टिकल की स्पीड अलग है। जैसे कि यदि मैं इस पार्टिकल की बात करूं 1, तो ये पार्टिकल जो 1 है उसकी स्पीड जो होगी दैट विल बी v1 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना होगा r1, और घूम कितने से रहा है ओमेगा, सो r1 ओमेगा, ये हमने पढ़ रखा हुआ है v इक्वल टू r ओमेगा। सो पार्टिकल 1 की स्पीड v1 इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, एक काम करते, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 2 ऐसे जा रहा होगा, इसकी स्पीड होगी v2 इक्वल टू r2 ओमेगा। नाउ एज यू कैन सी हर पार्टिकल की स्पीड अलग अलग है, तो ये हाफ mv² कैसे अप्लाई करूं? यहां पर हर पार्टिकल की स्पीड सेम थी तो हाफ mv² अप्लाई कर दिया, बट यहां पर हर पार्टिकल की स्पीड अलग है तो मैं हाफ mv² अप्लाई नहीं कर सकता। देयर इज अ प्रॉब्लम। तो हम यहां पर क्या करेंगे वो समझने की जरूरत है कि यहां पर हम क्या करेंगे। तो ये डायग्राम बना लो और लिख दो उसके नीचे कि हाफ mv² हम क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? बिकॉज ऑल दी पार्टिकल्स हैव डिफरेंट स्पीड, सबकी स्पीड अलग अलग है, तो डायरेक्टली हाफ mv² लिखना गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये कॉपी करके नोट कर लो पॉइंट को। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस केस को कैसे एड्रेस किया जाएगा, पहले मैं इसको क्लीन कर दूं, ये सब चीज की जरूरत नहीं है मैं। इस केस को डील करने का तरीका ये होगा कि हम ऐसे r डिस्टेंस आगे जाएंगे और एक छोटा सा पार्टिकल पकड़ेंगे और उस छोटे से पार्टिकल के मास को बोलेंगे dm। बॉडी dm मास से मिलकर तो बना है, तो हमने r डिस्टेंस पे गए, एक छोटा सा पार्टिकल पकड़ा और उस छोटे से पार्टिकल को देखा और उसके मास को बोला dm। यदि आप इस dm को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये dm एक इस तरह के सर्कल में ट्रैवल कर रहा है, ये dm एक इस तरह के सर्कल में ट्रैवल कर रहा है, दिखा? dm इस तरह के सर्कल में ट्रैवल कर रहा है, इस तरह के सर्कल में आपका dm मास ट्रैवल कर रहा है। कैसे ट्रैवल कर रहा है? इसकी वेलोसिटी अगर आप लिखना चाहोगे तो वेलोसिटी क्या लिखोगे? द वेलोसिटी विल बी दिस एंड इट विल बी v इज इक्वल टू r, कितना है ओमेगा। तो चलिए आपने इसको v इक्वल टू r ओमेगा लिख दिया, यानी कि इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है? r ओमेगा। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखेंगे देखना। मैं यहां पर अगर एक पार्टिकल की हाफ mv² इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m एंड स्पीड v, बट यहां पर मास dm है, तो dm की जो मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा वो dk लिखूंगा। जैसे मैं लिख सकता हूं k इज इक्वल टू हाफ mv², बट यहां पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं यहां पर मैंने मास को dm लिया है तो इसको मैं dm लिखूंगा और इसको मैं k की जगह लिखूंगा dk, क्योंकि जब एक एलिमेंटल मास को देख रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी भी एलिमेंटल आएगा और बाद में वो चीज इंटीग्रेट होने वाली है। कैसे इंटीग्रेट होगी वो हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा dk इज इक्वल टू हाफ dm, v की जगह r ओमेगा डाल दिया तो वो हो गया r ओमेगा द होल स्क्वायर। इसी को फर्दर मैं लिख सकता हूं dk इज इक्वल टू हाफ r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर dm।
इस तरह की चीज मेरे सामने आ गई, और आई कैन राइट इट एज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डी एम। अब ये तो एलिमेंटल काइनेटिक एनर्जी है, मुझे अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो मैंने जो डी के ऐसे लिखा विच इज हाफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डी एम, तो अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो बॉस मुझे करना होगा इंटीग्रेट दोनों तरफ, एक प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करना होगा। जब मैं एक प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करूंगा तो कांस्टेंट बाहर निकालूंगा। सी यहां पर ओमेगा हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ओमेगा है वो कांस्टेंट है, और यदि ओमेगा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। वेरिएबल क्या है यहां पर समझना, डीएम मास वेरिएबल है और ये आर डिस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि आर कभी ये हो सकता है, कभी आर ये हो सकता है, कभी आर ये हो सकता है। सो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, दिस टर्मिनोलॉजी इज कांस्टेंट, तो ये बाहर आ जाएगा एंड वी विल बी एबल टू राइट दिस एज इंटीग्रेशन डी के इज गोइंग टू बी के कौन सा रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। ये आ गया हमारे सामने। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, वी हैव के रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम ब्रैकेट में इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये लिखा हमने काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम और इसको लिखा ओमेगा स्क्वायर। अब ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को मैं थोड़ा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से कंपैरिजन करके देखता हूं। आप देखना मैचिंग क्या हो रहा है, ठीक है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, परफेक्ट। हाफ हाफ, परफेक्ट। लीनियर वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी, परफेक्ट। बट इफ यू आर एबल टू नोटिस, यहां पर जो मास ने रोल अदा किया, यहां पर मास की जगह कुछ और आ चुका है। ये क्या चीज है, हमें ये जानने की जरूरत है। काइनेटिक एनर्जी हाफ हाफ, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, तो ये मास की जगह यहां पर क्या आ गया, इसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में हम मास कहते हैं। और मास क्या रिप्रेजेंट करता है, मास तुमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था बचपन में मैंने, मास रिप्रेजेंट्स इनर्शिया। सो यहां पर दिस मास इज रिप्रेजेंटिंग इनर्शिया, ये रिप्रेजेंट करता है इनर्शिया। द रेजिस्टेंस, व्हाट इज इनर्शिया, द रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन। कौन सा मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। सो व्हाट इज इनर्शिया, द रेजिस्टेंस टू चेंज द ट्रांसलेटरी मोशन। यहां पर इस चीज को हम मास नहीं बोलेंगे, यहां पर हम इस चीज को बोलते हैं मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से। तो यही हमारा के रोटेशनल दिखाई देगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और बड़ी आसानी से इसको कंपेयर किया जा सकेगा इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से। सो इसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। नाउ इनर्शिया का मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज इन मोशन, बट मोमेंट कहने का मतलब है कि रोटेटरी मोशन। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज आई इज रेजिस्टेंस टू चेंज इन रोटेटरी मोशन। यहां पर काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ एम बी स्क्वायर, यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोटेशन। यहां पर मैंने ट्रांसलेशन नहीं लिया, ना कंबाइंड का केस लिया। एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर ट्रांसलेशन, हाफ एम बी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एम मास, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम का रोल जो ट्रांसलेटरी मोशन में, आई का रोल वो रोटेटरी मोशन में, वी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। यहां से शुरू होता है रोटेशनल मैकेनिक्स। दोबारा देखने की जरूरत पड़े दोबारा देखो, अच्छे से नोट करो। चलिए हम अभी समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। लास्ट जस्ट बिफोर मोमेंट्स अगो हमने देखा कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ प्योर रोटेशन इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आई क्या होता है, दिस आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले आप लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो प्लीज राइट इट डाउन। Moment of inertia is the property of a rigid body by which it opposes the change in rotational motion. फिर से, moment of inertia is the property of a rigid body by which it opposes the change in rotational motion. यानी rigid body की वो प्रॉपर्टी जिससे वो रोटेशनल मोशन के बदलाव को रेजिस्ट करे।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज with respect to an axis slash a point. Moment of inertia का कॉन्सेप्ट आया कब था? When we were talking about rotational motion, when we were talking about circular motion. तो सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में क्या चीज मैंडेटरी है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ही नहीं पता तो रोटेट किसके अबाउट कर रहा है? यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेकेंड पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज the same role in rotational motion as mass plays in translational motion. ये पॉइंट मैंने लिखा है और पिछले में समझाया भी था। मास जो ट्रांसलेशनल मोशन में रोल प्ले करता है, वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में करता है। Third, this is a very important point. Moment of inertia depends on A, B, C, D. चार चीजों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। The first is axis of rotation, कि आपका axis of rotation क्या है। The second is shape of body, बॉडी का शेप कैसा है। The third is size of body, कि बॉडी कितना बड़ा है। And the fourth is density of material, कि मटेरियल की डेंसिटी क्या है। चार चीजों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। The first is axis of rotation, अंडरस्टूड है, कोई समझाने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परफेक्ट। शेप ऑफ बॉडी, नाउ तुमने खुद ने देखा होगा, आप है ना तीन चीज ले लो, तीन चीज को आपको घुमाना है। सबसे पहला ले लो एक सॉलिड बॉल, एक भरा हुआ बॉल, उसी मास का, उतने ही मास का, जैसे आपने 2 किलो का एक भरा हुआ सॉलिड बॉल ले लिया, 2 किलो का आपने जो है एक लेट्स से रिंग ले लिया, और 2 किलो की एक रॉड ले ली। तीनों को घुमाने की कोशिश करो, तीनों एक तरीके से नहीं घूमेंगे, तीनों को घुमाने में एफर्ट अलग लगेगा, तीनों की काइनेटिक एनर्जी अलग आएगी, है ना, बिकॉज वो डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो प्रॉपर्टी है एक रोटेशनल मोशन की, वो डिपेंड करती है कि बॉडी का शेप कैसा है, यानी कि इट विल डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी का शेप कैसा है। साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी कितना बड़ा है, छोटा है, किस साइज का है, उसकी वॉल्यूम क्या है, वो कितना बड़ा है, वो होता है आपका साइज ऑफ बॉडी। डेंसिटी ऑफ मटेरियल, मटेरियल हल्का है कि भारी है, एक प्लास्टिक का रिंग लेकर घुमाओ और एक आयरन का रिंग लेकर घुमाओ, दोनों के घूमने का तरीका अलग होगा, दोनों में एफर्ट्स अलग होंगे, दोनों की मोमेंटम अलग होगी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, यानी वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चार चीजों पे डिपेंड करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, बॉडी का शेप कैसा है, उसका साइज कितना है, कितना वॉल्यूमेट्रिक है, कितना बड़ा है वो, और डेंसिटी क्या है, कितना भारी है। चार चीजों पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। हावेवर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मास सिर्फ इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज, मास कितना है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मास कितना है वो शेप से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर दोनों ही 1-1 किलो मास का ले सकते हो, लेकिन कितना बड़ा है मास डिपेंड करता है। चीजों को बड़ा बनाओगे मास ज्यादा होगा, चीजों को छोटा बनाओगे मास कम होगा। एंड बहुत ऑब्वियस सी बात है कि मास आपका डेंसिटी पे तो डिपेंड करेगा ही, हायर द डेंसिटी हायर द मास, लोअर द डेंसिटी लोअर द मास। तो बहुत ही की पॉइंट्स हैं, वीडियो को यहीं पर पॉज करो और ये सारे पॉइंट्स को लिख लो। आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका, बट मैं सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना दिखाऊंगा फॉर अ पॉइंट मास। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पॉइंट मास, एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। यदि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट मास के लिए निकालना सीख जाएंगे तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। नाउ इन दिस केस आई एम कंसिडरिंग अ पॉइंट, ये मेरा एक पॉइंट है जिसका मास m है, एंड दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैंने बोल दिया है y,
y डैश, ये नाम दिया है, y डैश इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है, ऐसा वर्टिकल। तो ये पॉइंट मास इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है, ये पॉइंट मास इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है। तो अगर आप देखेंगे टेक्निकली तो ये पॉइंट मास मेरे एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ r डिस्टेंस की दूरी पर है, और ये रोटेट कर रहा है, एंड इट्स रोटेटिंग इन दिस सर्कल, इट्स रोटेटिंग इन दिस सर्कल। और इसकी लीनियर वेलोसिटी अगर आप दिखाना चाहोगे तो आप दिखाओगे v इक्वल टू r, और अगर ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा दिखा सकते हो। So there is a point mass m at a distance r rotating in this particular circle. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा। लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश, हमेशा लिखना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लिख रहे हो। यू आर राइटिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y डैश, किस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो, इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इनटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर, एक्सिस से कितना दूर था, विच इज mr स्क्वायर। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ पॉइंट मास मूविंग इन अ सर्कल about a given axis is given by mr square। ठीक है, प्लीज नोट कर लो, ये लिखने का तरीका आ गया। तो आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना is not going to be such a big deal, please copy this। having understood about moment of inertia, एक सवाल सॉल्व करते हैं। अच्छा, वो सवाल सॉल्व करने से पहले बता दे रहा हूं, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास निकाला था I is equal to mr square, उसमें r के बारे में स्पेशली वहां फिर से लिख देना, r is the perpendicular distance of the point mass from the axis, perpendicular distance of the point mass from the axis is r, ये ध्यान रखना। चलिए ये डायग्राम कॉपी कर लेना, बट उसके पहले सवाल बोल दे रहा हूं, तो लिख लो पहले क्वेश्चन। Two particles of masses 2 kg and 3 kg are separated by 4 meter distance as shown. Two particles of masses 2 kg and 3 kg are separated by 4 meter distance as shown. Full stop. Find the moment of inertia of the system. Find the moment of inertia of the system about the given axis. Find the moment of inertia of the system about the given axis. In the first case, उन्होंने बोला है in the first case AA dash axis के about बताओ. In the second case, moment of inertia बताओ BB dash axis के about. In the third case, moment of inertia बताओ CC dash axis के about. And in the fourth case, moment of inertia बताओ DD dash axis के about. इन्होंने सिस्टम में अलग अलग तरह के एक्सिस डिफाइन कर रखे हैं, और आपसे बोला है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है अबाउट different axis as shown. What we are going to do in this case is we are going to pause this video over here and कॉपी कर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायग्राम बना लो, क्वेश्चन तो मैंने बोल ही दिया है, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। कम बैक, आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, एंड इफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन देन इन दैट केस हम चेक करना शुरू करते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। सबसे पहली चीज AA डैश एक्सिस के अबाउट लिखेंगे, तो एक काम करते हैं, वो 2 पॉइंट मास को बना लेते हैं 2 kg एंड 3 kg, और एक्सिस सिर्फ एक ही बनाना है हमें AA डैश, यानी कि ये हमारा एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट, यानी दिस इज A एंड दिस इज A डैश, इस एक्सिस के अबाउट हमें लिखना है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, दिस डिस्टेंस इज 2 + 2 4 मीटर, दैट इज दिस डिस्टेंस। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, एक काम करते हैं मास की नेमिंग कर देते हैं। मास की नेमिंग कैसे करूंगा, मैं काम कर रहा हूं, मैं इस मास को P बोल दे रहा हूं और इस मास को Q बोल दे रहा हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ P अबाउट व्हाट, किसके अबाउट निकाल रहे हो, AA डैश, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ P की जगह अभी Q अबाउट AA डैश। So moment of inertia of system about AA dash is equal to moment of inertia of point P about AA dash plus moment of inertia of Q about AA dash. Now मुझे ये चीज बोलने की जरूरत नहीं है, it was very well understood, but फिर भी for the sake of understanding मैं इसको दोबारा बोल दे रहा हूं।
that moment of inertia is a scalar quantity. It's not a vector quantity. It does not have any vector element. It's a scalar quantity. वो mass का equivalent है, जैसे mass scalar है वैसे moment of inertia scalar है. लिखना शुरू करते हैं. Now, moment of inertia of a point mass क्या होता है? mr square, where r is the perpendicular distance from axis. Point P, ये हमारा point P है, ये हमारा point Q है. Point P का mass कितना है? 2. इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का कितना है? द आंसर इज 0, क्योंकि वो पॉइंट मास एक्सिस पे रखा हुआ है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से आ गया? सो 0 का स्क्वायर प्लस Q मास कितना? 3. इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 मीटर, सो 4 का स्क्वायर कितना निकल कर आया? 3. 4 4 16, 3 48. 48 मास का यूनिट केजी और ये मीटर, सो मीटर का स्क्वायर. दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस ए डैश. कॉपी करो पॉज करके. होप आपने कॉपी कर लिया है. नहीं किया तो फिर पॉज करके कॉपी कर लो. अब मैं आपको सेम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूं फॉर द एक्सिस. मैं बीबी डैश करके दिखा रहा हूं. सीसी डैश तुम खुद करोगे, डीडी डैश तुम खुद करोगे, मैं एफर्ट नहीं ले रहा. मैं बीबी डैश करके दिखाता हूं. चलिए. अब जो है यहां पर हम बी पार्ट सॉल्व करने वाले हैं. बीबी डैश एक्सिस कहां पर है? बीबी डैश एक्सिस जो है वो ब्लू कलर से मैं दिखा देता हूं. दैट इज दिस एक्सिस. ये हमारा बी डैश एक्सिस है, और जो डिस्टेंसेस हैं ये बराबर 2 मीटर है और ये बराबर 2 मीटर है. तो चलिए लेट्स राइट डाउन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम about the axis BB dash is equal to moment of inertia of P about BB dash plus moment of inertia of Q about BB dash. ये हमें दे रखा हुआ है. Now moment of inertia of P about BB dash. P का मास लिखो twice. BB dash से कितना दूर है? 2 मीटर, तो सिर्फ 2 लिखो यहां पर स्क्वायर प्लस Q का मास लिखो 3. कितना दूर है? 2 स्क्वायर. कितना निकल कर आया? 4 2 8 प्लस 4 3 12. that is equal to 20 kg meter square. ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट BB डैश. चेक कर लेते. 4 2 8 and 4 3 12. yes, 8 plus 12 20 kg meter square. I hope आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ चुका है फॉर अ पार्टिकल सिस्टम. सो C और D आप करोगे जस्ट फॉर द नॉलेज कि आप चेक कर पाओ आंसर सही है कि गलत है. आई विल टेल यू इसका आंसर है क्या. yes, the answers are, इसका आंसर जो आएगा that is going to be 18 kg मीटर स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा 0 kg मीटर स्क्वायर. तो एक काम करो, सॉल्व कर लो, आंसर्स अपने मैच कर लेना. मैं दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूं, तो वो हम देखेंगे अभी. ठीक है, प्लीज नोट कर लो पूरा सोल्यूशन और क्वेश्चन सॉल्व कर लो. सो हियर इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू सॉल्व. डायग्राम मैंने दे दिया है और तीनों क्वेश्चन लिख दिए हैं. मैं एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं और आपको क्वेश्चन जो है लिखना है. राइट डाउन द क्वेश्चन. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स lying on the vertices of an equilateral triangle as shown about the axis. I'll repeat. Find the moment of inertia of the system of 3 particles lying on the vertices of an equilateral triangle as shown about the axis, part A, perpendicular to AB and passing through the center. Part B, passing through side AC, and part C, passing through the centroid and perpendicular to the plane of ABC. That is what is given to us. Now what do I want is कि 3 एक्सिस यहां पर डिफाइन किए हैं और इस सिस्टम का तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने बोला गया है. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है आपके सामने और उनके वर्टिसेस पे 3 इक्वल मास स्मॉल m रखा गया है और तुम्हें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द 3 गिवन एक्सिस. What you need to do is you need to pause the video and do it by yourself and then look into the solution. So pause the video, do it by yourself. Come back, I'll show you the solution now. A वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. They have said
अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये केस ले लेते हैं हम लोग। एम एम एम, ब्लू कलर से मैं इसको एक्सिस बना देता हूं। ये सेंटर है, तो इस सेंटर से एक्सिस पास होना चाहिए और ए बी से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमारा एक्सिस ये बन गया, दिस इज आवर एक्सिस। इसको एक्सिस को मैं ए डैश बोल दे रहा हूं। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिस्टम का अबाउट एन एक्सिस ए डैश। तो कैसे लिखा जाएगा? इंडिविजुअल पार्टिकल का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा। लेट्स से मैं इसको फर्स्ट पार्टिकल बोलता हूं, इसको सेकंड पार्टिकल बोलता हूं और इसको थर्ड पार्टिकल बोलता हूं। सो आई नीड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अबाउट ए डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड पार्टिकल अबाउट ए डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड पार्टिकल अबाउट ए डैश। इस तरीके से हमें निकालना है इसे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पार्टिकल, ये लेंथ अगर L दे रखा हुआ है, सो ये आपका L/2 है। सिमिलरली ये आपका L/2 है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट पार्टिकल अबाउट ए डैश L/2 पर है, तो आप लिखेंगे m L/2 द होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली सेकंड का अबाउट ए डैश L/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना एक्सिस से, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है, तो आपने लिखा m L/2 द होल स्क्वायर प्लस m। थर्ड मास एक्सिस पे रखा हुआ है, इसका मतलब उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है क्योंकि वो एक्सिस पे रखा हुआ है। सो m इंटू 0 का स्क्वायर आपको यहां से मिल जाएगा ml²/4 प्लस ml²/4 दैट इज ml²/2। दैट्स द फर्स्ट सॉल्यूशन दैट यू हैव फिगर्ड आउट, राइट? आप एक काम करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, सॉल्यूशन को नोट करेंगे। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं बिकॉज वी नीड टू टेक दिस अ लिटिल फर्दर। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अब मैं रब कर रहा हूं इसको, पॉज करो, नोट करो, मैं रब कर रहा हूं, परफेक्टली फाइन। एक्सेस हटा दे रहा हूं क्योंकि अब नया एक्सेस बनेगा। ओके, और हम पार्ट बी करने जा रहे हैं। इन पार्ट बी उन्होंने बोल रखा हुआ है कि पासिंग थ्रू द साइड AC, AC साइड क्या है? ये A था, ये C था, तो AC साइड ये हो जाएगा। यानी कि अब आपका एक्सिस ये बन चुका है, दिस इज द एक्सिस दैट यू हैव गॉट, एंड इसको मैंने बोला B डैश, तो इसके अबाउट लिखना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system about B dash is equal to moment of inertia of particle 1 about B dash plus moment of inertia of particle 2 about B dash plus moment of inertia of particle 3 about B dash। लिखना शुरू करते हैं। पार्टिकल 1 और 3 एक्सिस पर है तो इसका कंट्रीब्यूशन तो 0 रहा। पार्टिकल 2 दूर है, कितना दूर है हमें जानने की जरूरत है। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें जानने की जरूरत है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, हाउएवर फिगर आउट किया जा सकता है। ये एंगल 60 डिग्री है और ये आपका लेंथ L है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी L साइन ऑफ 60। तो यहां से लिखा जाएगा M, दैट इज दिस मास इनटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर व्हिच इज L साइन ऑफ 60 का स्क्वायर व्हिच इज ml स्क्वायर। साइन 60 होता है आपका √3/2, सो दैट्स गोइंग टू बी 3/4। तो ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। पॉज करो, कॉपी कर लो, आगे सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला केस देखते हैं। इसके लिए डायग्राम मैं पूरा वापस बनाने जा रहा हूं, कॉपी कर लो। सी पार्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through centroid and perpendicular to the plane। so ये आपका इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ये एक्सिस ऐसे पास हो रहा है इस तरीके से। so ये आपका फर्स्ट पार्टिकल है, मास m है, ये आपका सेकेंड पार्टिकल है, मास m है, ये आपका थर्ड पार्टिकल है विच हैज अ मास m अगेन। एक्सिस इससे पास कर रहा है, तो इस पॉइंट का एक एक मास का देखते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, इस एक्सिस का मैं नाम देने वाला हूं CC डैश, दिखेगा नहीं आपको, ये एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर जा रहा है ना सिस्टम में, तो आपको दिखेगा नहीं है, बट CC डैश है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट CC डैश इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 अपॉन CC डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल 2 अबाउट CC डैश प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल 3 अबाउट CC डैश। इसमें अगर आप देखोगे तो ये तीनों पार्टिकल सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, यानी कि अगर मैं 1 का निकाल लू ना, अगर मैं 1 के लिए निकाल लू तो 2 के लिए भी वैसे लिखूंगा, 3 के लिए भी वैसे लिखूंगा। तो आई कैन राइट इट एज
3 times moment of inertia of 1 about cc dash. So 3 times moment of inertia of 1 क्या होगा, उसके लिए मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए. ये मैंने आपको बताया था. यहां पर कैसे निकालोगे ये, नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट, यू कैन फिगर आउट. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो. ये आपका 30 डिग्री है और ये l/2 है. इस वैल्यू को आप x मान लो, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में यू कैन राइट x cos 30 इज इक्वल टू l/2. सो x cos 30 हो जाता है √3/2 इज इक्वल टू l/2. ये कट गया तो x इज इक्वल टू l अपॉन √3. तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स m into this distance, which is l upon √3 the whole square, which is going to be ml square. So this is the answer. That's how we have solved the 3 problems. अब आपको ये तीनों का solution कॉपी करना है और मैं आपको जाते जाते क्वेश्चन देते हुए जा रहा हूं जो आपको खुद जो है सॉल्व करने की जरूरत है. Now that particular question is, इसको कॉपी कर लेना. अभी मैं यहां से जब हटूंगा तो आपके पास थोड़ा मार्जिन होगा कॉपी करने के लिए. दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो. द क्वेश्चन सेज फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास of a system of two particles of mass small m and capital M separated by distance small l. Find the moment of inertia about center of mass of a system of two particles of mass small m and capital M separated by distance small l. ठीक है, इसका आपको आंसर निकालना है. इसका आंसर मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, अगर आपको आंसर आ जाए तो उसको वेरीफाई कर लेना. The answer to this question is going to be I is equal to small m capital M upon small m plus capital M into L square. खुद से सॉल्व कर लेना, वेरीफाई कर लेना. मैं इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहा हूं. इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड बॉडी. सॉलिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे. उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि भाई आपका क्या क्या थियरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे वैलिड है. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है. उसके बाद हम जानेंगे कि टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है. राइट. सो नेक्स्ट सेशन में रोटेशनल मोशन एक्चुअली बहुत डिटेल में जाना जाएगा. अभी के लिए यू जस्ट नीड टू नोट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एच सी वर्मा डीसी पांडे से पढ़ लेना, इट्स वेरी हेल्पफुल. और उसमें से क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना. जो बुकलेट आपके पास मौजूद है, यू कैन यूज दैट बुकलेट एंड सॉल्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन. यहां पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का पढ़ा. यहां पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटीन्यूअस पार्टिकल सिस्टम का नहीं पढ़ा है. हमने कोई कंटीन्यूअस रिजिड बॉडी अभी तक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाला, जैसे रिंग, डिस्क, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सब चीज का हमने नहीं निकाला है, जो हमें नेक्स्ट सेशन में हम करने वाले हैं. यहां पर मैंने सिर्फ पार्टिकल्स के यानी कि पॉइंट मासेस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सिखाया है, विच इज कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट सिस्टम. सो गो हेड, बुक में से इन सब चीजों को सॉल्व कर लो. नेक्स्ट सेशन में आने से पहले स्मॉल रिक्वेस्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी कैसे निकालते हैं. रिंग, डिस्क, then you have hollow sphere, solid sphere and multiple others. इसके बारे में थोड़ा सा प्री रीड करके आना, so that it will help you solve, to understand the session in a better way. टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेना अच्छे से, उसको मैं और डिटेल में अगले सेशन में समझाऊंगा. तभी तक के लिए बाय.